O87 हिंदी अध्याय 431 तीव्र युद्ध 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मुझे जल्दी से यह सोचना होगा कि अगर मेरी तलवार इस हालत में वॉरहैमर से टकरा गई तो गंभीर चोट लगने की मेरी चिंता कम से कम होगी। मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि वॉरहैमर से निपटने के कई तरीके मेरे दिमाग में कौंध गए। यह मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाने वाला है। मैंने सोचा कि जैसे ही मैंने अपनी तलवार को थोड़ा आगे बढ़ाया, मेरी तलवार की नोक वारहैमर से टकराएगी, न कि उसके ब्लेड से। धमाका, क्रैक, धप धप, पुह पुह। जैसे ही मेरी तलवार की नोक ने वॉरहैमर को छुआ, मैंने पॉइंट इन्फर्नो को छोड़ दिया जिसे मैंने पहले ही संग्रहित कर रखा था। जैसे ही मैंने बिंदु नरक छोड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उसी समय एक जबरदस्त शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हुई, जिससे खून की उल्टी हुई हड्डियां चटक गईं और मेरे आंतरिक अंग घायल हो गए, इससे पहले कि मैं उस ऊर्जा को रोक पाता। वह सामान्य बल के लिए था, एक गुप्त ऊर्जा थी जो मेरे अंदर प्रवेश कर गई थी और मैंने एशलिन से उसे जलाने के लिए कहा था। जहां तक वायलेट एपमैन की बात है, तो वह मुझसे बेहतर नहीं है, क्योंकि पॉइंट इन्फर्नो ने उसके वारहैमर के खिलाफ वार किया था। उसे भी मेरी तरह कुछ कदम पीछे हटना पड़ा और वह भी घायल हो गया क्योंकि मैं उसके मुंह से खून की धार निकलती देख सकता था। अरे नीच भोजन, अगर मैं अपने हथौड़े से तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां नहीं तोड़ दूंगा तो मेरा नाम गैविन नहीं रहेगा। वह क्रोध से मेरी ओर आते हुए चिल्लाया। वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। मैंने सोचा कि उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। जब मैंने उससे युद्ध करना शुरू किया तो उसे उन्माद में अपनी ओर आते देखकर मेरी आंखों में कोई भय नहीं था। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसके पास कोई रहस्यमय कौशल होगा और उससे निपटने के लिए मेरे पास एक विशेष चाल भी होगी, लेकिन अचानक हमले के कारण मैं पहले उसका प्रयोग नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं आसानी से उस चाल का प्रयोग कर सकता हूँ। लाओ इसे। मैंने सोचा कि जैसे ही आग मेरे हाथों और पैरों से बाहर आई, इसने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया और यह आग घूमती हुई आग नहीं है, बल्कि एक नृत्य की आग है जो मुझे किसी भी समय बूट दे सकती है। ये भी एक चाल है जो मैंने स्पष्ट छवि में देखी थी जब मैं रक्त की बूंद से समझ रहा था कि जब भी वह अजीब राक्षस किसी शक्तिशाली दुश्मन से टकराता है, तो वह खुद को पूरी तरह से घनी आग से ढक लेता है। ये खुद को सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर के हर हिस्से को आग से ढकने वाले बूस्ट के लिए ढकता है। ये जब चाहे अपनी चाल की शक्ति को बढ़ाने के लिए बूस्ट बना सकता है। यह मेरे द्वारा डिजाइन किए गए पिछले अग्नि चालों की तरह था, लेकिन ये बहुत अधिक उन्नत है। ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि मैं जानवर की स्पष्ट छवि को साफ करने में सक्षम हो पाया, क्योंकि मैं इस अग्नि कवच की वास्तविक पेचीदगियों को देख पाऊंगा। यह अग्नि कवच केवल एक आग को कवर नहीं करता है, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां शामिल हैं। मैं केवल उस राक्षस के अग्नि कवच से कुछ प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम था और मेरे पास अपने हाथों और पैरों को कवर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी, पूरे शरीर को नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे अंदर ग्रिमरेस राक्षस से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। खटखट। जब हमारे हथियार आपस में टकराए तो एक बड़ा धातु का धमाका हुआ, लेकिन किसी ने भी पीछे कदम नहीं हटाया। क्लैंक 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 क्लैंक। हम अपने हथियार बांधे एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन अचानक हम दोनों ने अपने हथियार वापस ले लिए और इतनी तीव्रता से भिड़ंत शुरू हो गई कि 1 मिनट में हमने 100 से अधिक वार किए। मैंने बल के प्रहारों का आसानी से सामना किया, लेकिन असली चुनौती गुप्त ऊर्जा थी। भगवान, मेरे पास एशलिन है जिसका नियम शक्ति पर नियंत्रण बहुत बढ़ गया है कि वह गुप्त ऊर्जा को नियम शक्ति से बने पिंजरे में कैद कर सकती है और फिर उसे धीरे धीरे जला सकती है। मुझे ये पिंजरे की चाल एशलिन से सीखनी होगी, लेकिन ये कठिन होगा क्योंकि मेरे पास अभी भी अपनी शासन शक्ति पर एशलिन जैसा विशेषज्ञ नियंत्रण नहीं है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। हम लगातार भीषण संघर्ष कर रहे थे, लेकिन चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, हम युद्ध में ऊपरी हाथ ही पाते हैं। समय बीतता गया और 10 मिनट से अधिक समय हो गया। हम एक पल का भी ब्रेक लिए बिना लगातार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और इससे हम थक गए हैं। लेकिन हर पल थकान के बावजूद हमारी चाल की शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि उसमें तेजी से वृद्धि हुई। मैंने जो अपूर्ण अग्नि कवच बनाया था, उससे मुझे हर चाल में बढ़ावा मिला और समय बीतता गया। जैसे जैसे इस पर मेरा नियंत्रण बढ़ता गया, इसके साथ ही बढ़ावा की शक्ति भी बढ़ती गई। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया था और हर हरकत पर मुझे दर्द महसूस हो रहा था। मैं पिछले 20 मिनट से बहुत संघर्ष कर रहा हूं और इसे ठंडा होने के लिए आराम की जरूरत है। यहाँ तक कि शेष बचे 20 सेकंड भी दर्द और थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त होते, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था, क्योंकि एक बार मैं रुक गया तो मेरा प्रतिद्वंद्वी इसका फायदा उठाएगा और मैं कल्पना करना चाहता हूं कि उसके बाद क्या होगा। 10 मिनट और बीत गए, लेकिन तीव्रता में जरा भी कमी नहीं आई।
लेकिन लड़ते हुए इंतजार करते समय हमारे चेहरों पर अत्यधिक थकान देखी जा सकती थी। ये संभवतः मेरे अंदर गुप्त ऊर्जा के एकत्र होने का इंतजार कर रहा है, ताकि मैं सीधे नीचे जा सकूं और मैं इसके अधिक शक्तिशाली हमले का इंतजार कर रहा था। मेरे सामने जो बैंगनी बंदर है, उसकी शारीरिक बनावट इतनी अद्भुत है कि वह गुप्त विधि का प्रयोग 1 घंटे से अधिक समय तक बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकता है। लेकिन यदि वह अधिक शक्ति के लिए गुप्त विधि का अधिक प्रयोग करता है, तो वह कुछ समय के लिए तुरंत थक जाएगा। मैं इसके गुप्त विधि को ओवरड्राफ्ट करने की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि मैं इसे हरा सकूं, क्योंकि मैं इसके खिलाफ बचाव कैसे कर रहा हूं। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन उस तरीके की समय सीमा भी है। यही कारण है कि मैं अपना लॉन्च करने के बजाय इसके शक्तिशाली हमले की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने पहले हमला किया और यह चकमा देने में सक्षम है तो मैं गंभीर संकट में पड़ जाऊंगा। ये भी यही सोच रहा है। यही कारण है कि इसने अभी तक वह ऑल आउट हमला नहीं किया है। लेकिन ये जल्द ही लॉन्च होगा, क्योंकि मेरे लिए इसकी हत्या की मंशा चरम पर पहुंच रही है और एपमैन जनजाति अपने धैर्य के लिए नहीं जानी जाती है। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैंने बैंगनी बंदर से एक बहुत ही भयानक उतार चढ़ाव महसूस किया, ये देखकर मैं तैयार हो गया और मेरे हाथों और पैरों को ढकने वाले अग्नि कवच पर तीव्र उतार चढ़ाव के साथ लहरें दिखाई देने लगीं। मर जाओ! बैंगनी वानर जोर से चिल्लाया। अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए मैंने भी अपनी तलवार घुमाई। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे पैरों को ढकने वाली आग आगे बढ़ी और मेरे हाथ पर मौजूद आग में विलीन हो गई। विलीन होने के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा मेरी तलवार में चला गया और कुछ हिस्सा संरक्षण के रूप में वापस छोड़ दिया। बूम! अच्छा, जब हमारे हथियार आपस में टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ और शॉकवेव निकली, जिसने हमारे चारों ओर की सारी पत्तियों को बहाकर ले गया। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर हम खड़े थे वह भी हमारे दबाव के कारण ढह गई, क्योंकि हमारे हथियार लॉक हो गए थे। पुह पुह! हम अपने हथियार बंद करके कुछ क्षण के लिए अपनी जगह पर खड़े रहे, इससे पहले कि हमारे शरीर के हर हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाए। मुंह, नाक, आंख, कान। अचानक बैंगनी एपमैन हिल गया और अपने विशाल वॉहैमर के साथ जमीन पर गिर गया। धप! वह अपने वॉहैमर के साथ जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। मैं ये सोचकर काफी डर गया कि शायद वह मर गया है, लेकिन जल्द ही उसमें जीवन के संकेत दिखने लगे। यदि वह मर गया होता तो मैं गंभीर संकट में पड़ जाता, यहां तक कि टीम लीडर को भी मुझे बिग वॉलेट एपमैन से बचाने में कठिनाई होती। ये सिर्फ गंभीर रूप से घायल है और हमारे पिछले संघर्ष के दौरान लगे झटके के कारण ये बेहोश हो गया था। मेरे अंतिम कदम की शक्ति इतनी महान थी कि उसने सीधे इसे बेहोश कर दिया था। ग्रिम जाति के राक्षस की जीवन शक्ति के साथ सभी चोटों को ठीक करने और होश में आने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मैंने अपनी अंतिम चाल से आई हुई शक्ति से कैसे निपटा, तो ये काफी आसान था कि मैंने अपना सारा ध्यान अपने हाथों पर बची हुई शेष केंद्रित आग पर केंद्रित कर दिया था, जिसे मैंने विशेष रूप से उस शक्ति से निपटने के लिए छोड़ दिया था जो मुझ पर आने वाली थी। तो जैसे ही अपार शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई, मैंने इसे उन आग की ओर निर्देशित किया जो मेरी आत्मा ऊर्जा के साथ मेरे हाथ को ढक रही थी। बस बल ने आग का सामना किया, इसने लगभग सभी बलों को निगल लिया और डायप किया। वह सामान्य अग्नि नहीं थी, वह न केवल मेरी क्षमता से बनी हुई बहुत सघन अग्नि थी, बल्कि उसमें मेरी दोनों शासन शक्तियां भी समाहित थीं। जहां तक इसके साथ आई तीव्र रहस्यमय ऊर्जा का सवाल है, इसे ऐशलिन ने तुरंत ही अपने पिंजरे में कैद कर लिया और अब वह इसे थोड़ा थोड़ा करके जला रही है। गल्प! एक बोतल औषधि पीने के बाद मैंने अपने चारों ओर हो रही लड़ाई पर नजर डाली तो पाया कि सोफिया, रीना और मेरे अलावा हर कोई अभी भी लड़ रहा है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि सबसे पहले लड़ाई खत्म करने वाले एम्मा और रिची होंगे, क्योंकि वे सबसे मजबूत हैं, और अंतिम में जुड़वा होंगे, क्योंकि वे 3 वायलेट एपमैन से लड़ रहे थे। लेकिन मैं बहुत गलत था, क्योंकि बिल्कुल विपरीत हुआ था। जबकि जुड़वा पहले समाप्त हुए, रिची और एम्मा अभी भी लड़ रहे हैं। मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए था। भले ही वानर ने अपनी शक्तिशाली चाल का उपयोग करके अपनी गुप्त विधि को अधिक ड्राफ्ट किया था, क्योंकि इसके शक्तिशाली शरीर के साथ यह अभी भी मुझसे काफी समय तक लड़ने में सक्षम था, लेकिन मैंने जो आखिरी चाल चली वह वास्तव में शक्तिशाली थी। ये सब मेरी आत्मिक ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाया। केवल इसकी मदद से ही मैं अपने हाथों पर आग की शक्ति को इतनी कुशलता से मोड़ पाया, अन्यथा वह शक्ति मेरे शरीर की हर हड्डी को आसानी से तोड़ देती।
सच कहूं तो जब मैंने उसे शक्तिशाली प्रहार करते देखा तो मैं काफी डर गया क्योंकि वह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उस समय मेरे पास बचाव के लिए अपने ही हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उससे बच पाना संभव नहीं था। और जब अंततः हमारे हथियारों की टक्कर हुई और मैं न्यूनतम चोटों के साथ जीवित बच गया तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने सोचा था कि उस प्रहार से मेरे शरीर की आधी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने कभी भी आत्मा ऊर्जा के महत्व को महसूस नहीं किया, सिवाय इसके कि इसका उपयोग नियम शक्ति को चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब मैंने इसके साथ पूरी तरह से अलग स्तर का जुड़ाव जोड़ लिया है और मुझे जो भी मौका मिलेगा मैं इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे आसपास हर कोई अभी भी लड़ रहा है, जबकि जुड़वां बच्चे ऊपर की लड़ाई को देख रहे हैं। जब उन्होंने 3 बैंगनी वानरों को रस्सी से बांध दिया था और ये 3 बैंगनी वानरे जुड़वां बच्चों को ऐसे देख रहे थे जैसे वे उन्हें कच्चा खा जाना चाहते हों। उन्हें देखकर मैंने अपने भंडार की रस्सी ली और बेहोश ग्रिम जाति के राक्षस को बांध दिया। ये रस्सी साधारण नहीं है, ये रस्सी नाइट ग्रेड की कलाकृति है जो विशेष रूप से बांधने के लिए उपयोग की जाती है। मैंने न केवल ग्रिम जाति के राक्षस को रस्सी से बांध दिया है, बल्कि उसके मुंह में गैग भी ठूंस दिया है ताकि वह कोई आवाज न कर सके, जैसे कि किशोरों ने अपने पराजित ग्रिम जाति के राक्षस के साथ की थी। यही कारण है कि 3 वायलेट एपमैन उन्हें केवल घूर रहे हैं, उन्हें कोस नहीं रहे हैं। ऐसा करने के बाद मैंने ऊपर देखा और अभी भी बेन पर नजर रखी हुई थी क्योंकि वह जिस वॉलेट एपमैन से लड़ रहा था उससे उसे मार पड़ती दिख रही थी। हॉन्फना, हमारे टीम लीडर और वायलेट एपमैन के लीडर के बीच लड़ाई भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी क्योंकि हर मिनट उनके द्वारा हजारों चालें चली जाती थीं जिससे मैं आश्चर्य में पड़ जाता था। उनके द्वारा की गई प्रत्येक चाल धरती को हिला देने वाली है। मुझे पता है कि अगर मैं उनकी किसी भी चाल से सीधे प्रभावित हुआ तो केवल मृत्यु ही मेरा अंत होगी, चाहे मैं इससे बचने के लिए कोई भी चाल, क्षमता या नियम शक्ति का उपयोग क्यों न करूं। मैंने उम्मीद की थी कि हमारा टीम लीडर शक्तिशाली होगा, लेकिन वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दोनों में किसी गंभीर चोट का कोई निशान नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वॉलेट एपमैन बहुत निराश लग रहा था क्योंकि वह अपनी हर हरकत पर चिल्ला रहा था। इसकी हताशा का कारण सरल है कि यह अपने आत्मा टोटेम को बुलाने और गुप्त विधि का उपयोग करने के बावजूद कभी भी हमारे टीम लीडर के करीब नहीं आ सका। जैसा कि मैंने ऊपर बल्लेबाज को देखा, मैंने टीम के नेता के बारे में एक बात नोटिस की कि उसका हर तीर प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी पर प्रहार है। मैंने पहले सोचा कि टीम का नेता वास्तव में एक अच्छा तीरंदाज है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी लड़ाई देखी मुझे लगने लगा कि कुछ तो है। वह या तो संवेदी प्रकार के कौशल का उपयोग कर रहा है या संवेदी प्रकार की नियम शक्ति का उपयोग कर रहा है जो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को समझने में सहायता कर रही है। 20 मिनट और बीत गए और इस दौरान टीम लीडर और वायलेट एपमैन के बीच लड़ाई इतनी तीव्र हो गई कि टीम लीडर को अंततः अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाना पड़ा और अपनी ऑकल्ट विधि का उपयोग करना पड़ा। टीम लीडर का टोटेम आर्टिफैक्ट एक धनुष है और यह बहुत सुंदर है। धनुष हरे रंग का है और इसके चारों ओर एक सुंदर पैटर्न है जिसे मैं हमारे बीच की दूरी के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। उनकी हर हरकत से शॉकवेव उत्पन्न होती है जो कि वायलेट एपमैन के नियमित हमले के समान है जिससे मैंने लड़ाई की थी, और यह नीचे के लोगों को घायल कर रही है जिनमें मैं भी शामिल हूँ। वर्तमान में मेरा पूरा शरीर हल्के अग्नि कवच से ढका हुआ है जो मुझे उनकी लड़ाई के आघातों से बमुश्किल सुरक्षित रख पा रहा है। एपमैन के साथ मेरी लड़ाई में मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि ये शॉकवेव इसे कर रहे थे। वायलेट एपमैन के हमले का मैं बचाव कर सकता था क्योंकि यह सीधे सिंगल से आ रहा था, लेकिन शॉकवेव सर्वव्यापी हैं जो शरीर के माध्यम से बह गए, इसलिए उनके खिलाफ बचाव का सबसे अच्छा तरीका कवच का इस्तेमाल करना है। अचानक मुझे भयानक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ और अगले ही पल मैंने वॉलेट एपमैन के लीडर से सफेद धुआं निकलते देखा जो धुंधली गति से टीम लीडर की ओर छलांग लगा रहा था। इसकी गति इतनी अधिक थी कि मैं केवल उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई छवियों को ही पकड़ पाया। जब मैंने टीम लीडर को देखा तो वह चिंतित नहीं लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा बहुत शांत था। कोई यह भी सोच सकता था कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है यदि उन्होंने उसके धनुष पर लगे चमकते हरे तीर को नहीं देखा होता जो ग्रिम रेस मॉन्स्टर्स के लीडर पर उतने ही भयानक उतार चढ़ाव भेज रहा था। जुप! जब वायलेट एपमैन के लीडर ने उनके बीच की आधी दूरी तय कर ली तो टीम लीडर ने चमकता हुआ तीर छोड़ा। freewebnoel.com। वह तीर जो मानो टेलीपोर्ट हो गया था बैंगनी वानरों के नेता के सामने प्रकट हुआ जिसने अमानवीय गति से अपने हथौड़े को तीर पर घुमाया। बूम! आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ और वह धमाका इतना जोरदार था कि मुझे श्वेत ध्वनि सुनाई देने लगी क्योंकि मैं उनके टकराव से उत्पन्न आघात तरंग से तीनों के बीच से गुजर रहा था। धमाका!
मैं पेड़ से टकराया और मुझे लगा कि मेरी कुछ हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की और अपनी दयनीय हालत में मैं तेजी से पेड़ से दूर चला गया और उस भयानक टक्कर का परिणाम देखने लगा। ऊपर मैंने जो देखा वह ये है कि हमारे टीम लीडर और वायलेट एपमैन के लीडर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों बहुत पीले दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे गहरी सांस ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हथियार एक दूसरे की हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार थे। हम अब अपनी लड़ाई समाप्त करेंगे, वायलेट एपमैन के नेता ने कहा। उसने अपने हथौड़े नीचे रख दिए। ये देखकर टीम के नेता ने भी अपना धनुष नीचे कर दिया, लेकिन वापस नहीं बुलाया। ये वास्तव में एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा, वायलेट एपमैन के नेता ने कहा। वही टीम लीडर ने उत्तर दिया जब वह और वायलेट एपमैन का लीडर नीचे चले गए। ये लड़ाई कोई साधारण चुनौती वाली लड़ाई नहीं थी। यदि उनकी ताकत दूसरे से कहीं अधिक होती तो वे निश्चित रूप से अपने विरोधियों को मार देते, क्योंकि उनके शिष्यों के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। यह नस्लों का युद्ध है, यहाँ करुणा के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे लिए वे आक्रमणकारी हैं और उनके लिए हम स्वादिष्ट भोजन हैं, और हम तब तक हत्या करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि ग्रिम नस्ल के सभी सदस्य मर नहीं जाते। जल्द ही वे दोनों नीचे आ गए और जब उन्होंने जमीन पर दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और गुस्सा दिखाई दिया। हमारे टीम लीडर ने मुस्कुराया और वायलेट एप के नेता को गुस्सा आ गया। कचरा, वायलेट एपमैन के नेता ने जोर से चिल्लाया जब उसने देखा कि उसके 4 शिष्य रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी से बंधे हुए लोग जुड़वा, एम्मा और मेरे प्रतिद्वंद्वी थे। जहां तक रिची और बेन के प्रतिद्वंद्वियों का प्रश्न है, वे समय पर अपना मुकाबला समाप्त नहीं कर पाए और जब बड़ा झटका पहले ही आ गया तो उन्होंने मुकाबला रोक दिया। जब तक आप में से हर कोई 1 स्टार एलीट नहीं बन जाता, हम बेस पर वापस नहीं लौटेंगे। वायलेट एपमैन का नेता जोर से गुर्राया और अपने नेता की गुर्राहट सुनकर 4 वायलेट एपमैन ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली और तीव्र घृणा से हमारी ओर देखने लगे। वायलेट एपमैन के लीडर ने बिना किसी प्रयास के नाइट ग्रेड की रस्सियों को तोड़ दिया और उसके मेंटी को छीन लिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने टीम लीडर के चेहरे पर एक आखिरी नजर डाली, मानो वह उसका चेहरा याद करना चाहता हो। वाह, ये वास्तव में बहुत मजबूत था। यदि हमें कल जो मौका मिला वह नहीं होता तो मैं इस वायलेट एपमैन के खिलाफ नहीं टिक पाता। टीम लीडर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। हम सभी को उनके शब्दों के पीछे छिपे निहितार्थ समझ में आ गए और हमारा मूड भी थोड़ा भारी हो गया। फिर हमने राहत की सांस ली और एक एक करके अपने अंदर की गुप्त ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया। चलो चलें, हम इस जंगल में काफी समय से रह रहे हैं, टीम लीडर ने कहा और उसने अपना निवास स्थान निष्क्रिय कर दिया और हम शिकारगाह के निकास की ओर भागने लगे। केवल अंतिम कुछ घंटों के लिए ही टीम लीडर हमारे साथ रहने वाले थे और शायद इसीलिए हमारी वापसी यात्रा बातचीत से भरी हुई थी, क्योंकि हमने टीम लीडर से तमाम तरह के सवाल पूछे थे। यह उनके मार्गदर्शन का आखिरी दिन है। आज के बाद हम अकेले होंगे और यह सबसे खतरनाक एहसास है, क्योंकि अगर आज की तरह हम किसी खतरे का सामना करेंगे तो हमें इससे बचाने के लिए कोई टीम लीडर नहीं होगा। मुझे हर पल सुधार करते रहना होगा, क्योंकि तभी मैं अपने सामने आने वाले हर खतरे से निपटने में सक्षम हो पाऊंगा। हर कोई टीम लीडर से सवाल पूछ रहा है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो शायद ही कभी बोल रहे हैं और उनका चेहरा काफी उदास है। ये रिची और बेन थे। वे लड़ाई खत्म होने के बाद से काफी उदास हैं। खैर, ये समझ में आता है क्योंकि उनमें से केवल 2 ही अपनी शुरू की गई लड़ाई को खत्म नहीं कर पाए। विशेष रूप से बेन, जो मुश्किल से ही जीवित बचा था और लड़ाई समाप्त होने तक काफी गंभीर रूप से घायल था। उसके लिए ये केवल एक राहत की बात थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ, जो कि उसे मिल सकता था यदि वह अंतिम झटका नहीं होता जिसने लड़ाई को पूरी तरह से रोक दिया होता। चौकी की ओर बढ़ते हुए समय बीतता गया और दोपहर होते होते हम चौकी के द्वार पर पहुंच गए। शहर के द्वार पार करने के बाद हम अपनी सदस्यता की समाप्ति की पुष्टि करने के लिए गिल्ड की ओर बढ़े। जल्द ही हम गिल्ड में पहुंच गए और हमें आवंटित कमरे में प्रवेश किया। ये खत्म हो गया, टीम लीडर ने कहा, और जल्द ही हम सभी को हमारे होलोवॉच पर मेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि हमारी मेंटरशिप समाप्त हो गई है और अब हम अपनी टीम बनाने या ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ने के लिए किसी भी टीम में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी मेंटरशिप समाप्त होते देख हम सभी काफी दुखी हो गए। पिछले 15 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। टीम लीडर की ढाल बनकर हम न केवल अपने दिल की इच्छा के अनुसार शिकार कर सकते थे, बल्कि उनसे किसी भी विषय पर सलाह भी ले सकते थे, लेकिन अब हम अकेले हो जाएंगे। हमें खतरे से बचाने और जब हम गलत हों तो हमें निर्देश देने के लिए कोई टीम लीडर नहीं होगा। आज से हम स्वयं ही अपने काम पर हैं।
आप सभी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं या यदि आपको किसी सलाह की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ सकते हैं, टीम लीडर ने हमारे उदास चेहरे देखकर कहा। कुछ सांत्वना भरे शब्द कहने के बाद वह जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मैं जानता हूं कि आप लोग फेरियन रूइन को लेकर बहुत उत्साहित हैं और वहां जाने के बारे में आपकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि एक बार फिर इस बारे में गंभीरता से सोचें। टीम लीडर ने बहुत गंभीर चेहरे के साथ कहा। एफेरियन खंडहर में न केवल चौकी के लोग प्रवेश करेंगे, बल्कि मध्य क्षेत्रों से भी कुछ लोग प्रवेश करेंगे, और ग्रिम जाति के राक्षसों की भरमार को भी न भूले जो प्रवेश करेंगे। आपकी ताकत आउटपोस्ट के किसी भी मध्य स्तरीय गिम जाति के राक्षस की तुलना में सबसे कम होगी, जो आपको आसानी से मार सकता है। आउटपोस्ट के उच्च स्तरीय ग्रिम जाति के राक्षस की तो बात ही छोड़िए, जो मध्य क्षेत्रों से आते हैं। खंडहर के अंदर मौजूद राक्षस और प्रतिबंध और अपने साथी मनुष्यों को मत भूलना। तो आप लोगों को अफेरियन खंडहर में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, टीम लीडर ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। टीम लीडर ने जो कहा उससे सुनकर हमारा मूड काफी भारी हो गया है, लेकिन हम सभी इस क्रूर वास्तविकता को जानते हैं और यह जानते हुए भी कि हमारे मरने की संभावना काफी अधिक है, हम फिर भी वहां जाएंगे क्योंकि हर खंडहर में संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं व्यक्ति की ताकत बढ़ाती हैं और किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने की संभावनाएं होती हैं। तो हम अपनी टीम के लिए क्या करते हैं? टीम लीडर के कमरे से बाहर जाने के कुछ मिनट बाद सोफिया ने पूछा। टीम, मुझे नहीं पता कि अभी कोई भी सदस्य टीम में रहेगा या नहीं। गिल्ड में छठी चुनौती को पार करने से पहले कोई अकेले शिकार कर सकता है और उसे एक टीम ढूंढनी होगी। टीम में कम से कम 5 लोग होने चाहिए और वे या तो उसी गिल्ड या अन्य एस क्लास गिल्ड के सदस्य होने चाहिए या शीर्ष ए क्लास गिल्ड के अनुभवी सदस्य होने चाहिए जो उनके सहायक हों। टीम बनाने के लिए ये कुछ कठिन शर्तें हैं। कुछ टीमें बनी रहती हैं जबकि अन्य टीमें प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद ब्रेक लेती हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम अलग नहीं हुई होगी क्योंकि हम सभी ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा रिश्ता बनाया और एक दूसरे की क्षमताओं को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि हम बहुत कुशलता से लड़ते हैं। माफ कीजिए, हमने पहले ही एक मित्र से वादा किया है कि हम उनकी टीम में शामिल होंगे, एम्मा ने कहा और रिची ने भी उसके साथ सिर हिलाया। मैं भी, बेन ने कहा। यह सुनकर मैं निराश हो गया। मैं आशा कर रहा था कि टीम एक साथ रहेगी ताकि मुझे किसी नई टीम में शामिल होने या नई टीम बनाने पर सदस्यों को खोजने की परेशानी से नहीं गुजरना पड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इससे बचा नहीं जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे साथी मिलेंगे, एम्मा ने रिची के साथ कमरे से बाहर जाने से पहले सांत्वना देते हुए कहा। बेन ने भी वैसा ही किया और अब केवल हम 3 ही बचे हैं और टीम बनाने के लिए हमें कम से कम 2 और सदस्यों की आवश्यकता है। क्या आपके मन में कोई मित्र है? मैंने पूछा, क्योंकि वे गणतंत्र की राजधानी से हैं और शक्तिशाली संगठनों के सदस्य भी हैं। उनके कुछ मित्र अवश्य ही उपलब्ध होंगे और सोफिया ने कई बार मुझसे कहा था कि उसके कई मित्र इस ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आ चुके हैं, इसलिए इस बात की संभावना है कि उनके कुछ मित्र हमारी टीम में शामिल हो जाएं। हाँ, एस क्लास गिल्ड में हमारे कुछ दोस्त हैं, लेकिन हमें उनसे पूछना होगा कि क्या वे हमारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं, सोफिया ने जवाब दिया। और माइकल, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमारे साथ आ सके? सोफिया ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पश्चिमी क्षेत्र से मेरे सभी दोस्त पूरी तरह से अलग चौकी पर चले गए हैं और मैंने अपने साथियों के अलावा कोई दोस्त नहीं बनाया है। जहां तक रूबी और सेठ का सवाल है, मैं उनसे गिल्ड में शामिल होने से पहले मिल चुका हूं। मैं उनसे पूछ नहीं सकता क्योंकि मैं उन्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानता कि उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकूं। चिंता मत करो, हमें निश्चित रूप से अच्छे साथी मिलेंगे, सोफिया ने मेरे चेहरे पर थोड़ी चिंता देखकर कहा। अब चलो हम अपना कॉम्बैट्स को देखें, तभी हम अधिक टीम सदस्यों को आकर्षित कर पाएंगे, सोफिया ने कहा। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने जो कहा वह सही है। नई टीम सदस्यों को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ ताकत दिखानी होगी, खासकर तब जब हम नए सदस्यों को खोजने के लिए गिल्ड फोरम में टीम सदस्यों के लिए अनुरोध पोस्ट करते हैं। 1.5 घंटे बाद हम अपना मुकाबला स्कोर मापने के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मुकाबला स्कोर मेरी अपेक्षा से बेहतर था और मैंने इस प्रक्रिया में अपने हत्या नियम का उपयोग नहीं किया था। मुझे जो लड़ाकू स्कोर मिला है वह 10,000 से ऊपर है, जो वास्तव में अच्छा है। अपने पहले महीने में नौसिखियों के लिए 10,000 से ऊपर लड़ाकू स्कोर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है।
ये केवल मैं ही नहीं हूं बल्कि जुड़वां बच्चों को भी 10,000 से अधिक का मुकाबला स्कोर मिला और उनके मुकाबला स्कोर में केवल 3 अंकों का अंतर था, जिसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। हम आपको 2 दिन में कॉल करेंगे। यदि हमारे दोस्तों ने मना कर दिया तो हम फोरम पर आवश्यकता पोस्ट करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे लड़ाकू स्कोर के साथ कोई भी नौसिखिया हमारी टीम में शामिल होने के लिए दौड़ेगा, सोफिया ने अपनी बहन के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर जाने से पहले कहा। हमने आराम के लिए 3 दिन की छुट्टी लेने का निर्णय लिया है तथा इस अवसर से जो कुछ हमने सीखा है उसे समेकित करने का निर्णय लिया है। यद्यपि इस युद्ध से हमें बहुत मदद मिली है, फिर भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना बाकी है तथा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हर किसी को एक पुरस्कार मिला है। मुझे किंग स्टेज बीस्ट का खून मिला, दूसरों को भी कुछ इसी स्तर का खून मिला होगा। इसलिए 3 दिन कम से कम ये पता लगाने के लिए आवश्यक है कि अगर अफेरियन खंडहर में जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके ताकत बढ़ाने की जरूरत नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से कम 15 दिन कम कर देता। एशलिन के स्रोत में राजा ग्रेड राक्षस का खून मौजूद है और न केवल यह उसमें से हल्की आग का नियम उत्सर्जित कर रहा है, बल्कि यह मुझे ये अस्पष्ट चित्र भी दिखा रहा है जो मुझे मेरे द्वारा बनाए गए अग्नि चाल के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। अगले 3 दिनों में मैं राक्षस के खून की उस बूंद पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। अगर मेरे पास पूरा 1 महीना होता तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने सिनफायर नियम को बेसिक ग्रेड के मध्य स्तर तक आगे बढ़ा सकता हूं और मुझे यकीन है कि एक बार जब मेरे सिनफायर नियम की समझ बेसिक स्टेज के मध्य स्तर तक पहुंच गई तो मेरे पास गिल्ड चुनौती के चौथे चैलेंजर को चुनौती देने की योग्यता होगी। जब भी कोई व्यक्ति शासन शक्ति में उन्नति करता है तो उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शासन शक्ति की छोटी अवस्था में उन्नति है और उस अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं जहां उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जल्द ही मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और मैंने पाया कि ड्रोन पहले से ही मेरा लंच लेकर वहां इंतजार कर रहा था। मैंने आज टीम मीटिंग रूम में कुछ स्नैक्स के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, जिनमें से अधिकांश एशलिन ने खा लिए और तब से वह अभी भी भोजन के बारे में शिकायत कर रही है और कह रही है कि उसे बहुत भूख लग रही है। जैसे ही मैं अपार्टमेंट के अंदर गया, मुझे एशलिन के लिए खाने का डिब्बा खोलना पड़ा, क्योंकि जब से हम चौकी में आए थे तब से वह मुझसे खाना मांग रही थी। मैंने लंबा स्नान किया, दिन भर में जमा हुई सारी गंदगी साफ की। शो के बाद मैं काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। कपड़े पहनने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे काफी भूख भी लग रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैंने नोटिफिकेशन चेक करना शुरू किया और पिछले 2 दिनों की खबरें पढ़ने लगा। मुझे उम्मीद थी कि इसमें और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन होंगी और उन्हें पढ़ने में मुझे काफी समय लगा। मैं विंडो बंद करने ही वाला था कि तभी एक समाचार अधिसूचना आए और मैंने विंडो बंद करना चाहा लेकिन उत्सुकतावश लिंक खोल दिया क्योंकि यह घर से था। हॉन्फना, भाड़ में जाओ, मैंने इतनी जोर से चिल्लाया कि एशलिन भी जो बालकनी में झपकी ले रही थी, जाग गई और वापस झपकी लेने से पहले नाराज आंखों से मेरी ओर देखने लगी। ये खबर वास्तव में चौंकाने वाली है, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे देश के हर युवा के लिए या पूरे महाद्वीप के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने समय सारिणी को 1 वर्ष से भी अधिक पहले ही बदल दिया और अब मेरी सारी सोची समझी योजना धरी की धरी रह गई। इतनी विस्तृत योजना बेकार हो गई। पर प्रीमियर लीग ऑफ हीरोज चैंपियनशिप जो 2.5 साल बाद होने वाली थी, अब 14 महीने बाद हो रही है, जो अपने मूल समय से 1 साल से भी अधिक पहले है। शेड्यूल के इस बड़े अवसर का कारण कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। लीग ऑफ हीरोज हमेशा कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से 3 महीने पहले होता है, इसलिए लीग ऑफ लेजेंड्स के चैंपियन भाग लेने के लिए वहां जा सकते हैं। हमारा देश भी इसमें भाग लेने के लिए कई लोगों को भेजता है लेकिन वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इस पुनर्निर्धारण ने लीग ऑफ हीरोज के बारे में मेरी सभी योजनाएं ध्वस्त कर दी। मैंने सोचा कि मेरे पास 2.5 साल का समय था और चमत्कारी फल की ऊर्जा की मदद से मैं कम से कम ब्रिगेडियर स्तर तक तो पहुंच सकता था। उस समय बहुत कम लोग मुझसे शीर्ष पर पहुंचने के लिए मुकाबला कर पाते, लेकिन अब जब समय बहुत कम है तो मेरे लिए शीर्ष 10 में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है। लीग जीतना तो दूर की बात है। जहां तक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की बात है तो मैंने कभी इसका सपना नहीं देखा था, लेकिन मेरी हमेशा से यह आशा रही है कि मैं कम से कम इसमें शीर्ष 100 में आ जाऊं, जो अपने आप में एक सम्मान की बात है। freewebandsigmawell.com। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वह जगह है जहां पूरे महाद्वीप की ताकतवर टीमें एकत्रित होती हैं और उनमें से हर एक अत्यंत शक्तिशाली है। हमारे देश के इतिहास में केवल एक व्यक्ति शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सक्षम था और वह पिछले लीग ऑफ हीरोज की विजेता एलिजाबेथ कोलिंग है।
वह एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सक्षम थी, जबकि अन्य जिन्हें हमने वर्षों से भेजा था वे 500 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। जब मैं वेस्ट ब्लिड में था तो मैं अक्सर आश्चर्य करता था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के प्रतिभागी इतने आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली कैसे होते हैं, लेकिन रिम युद्ध क्षेत्र में आने के बाद मुझे ये सब समझ में आया और यह भी कि यही कारण है कि वे इतने शक्तिशाली हैं। ग्रिम युद्ध क्षेत्र में न केवल सभी प्रकार के प्रचुर संसाधन हैं, बल्कि इसमें ग्रिम जाति के रूप में चुनौतियां भी हैं, जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे लीग ऑफ हीरोज और फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भाग लेना है तो मुझे अपना खेल बेहतर करना होगा, अन्यथा लीग ऑफ हीरोज के मेरे सारे सपने धूल में मिल जाएंगे। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तो बात ही छोड़िए, जिसके बारे में सपने देखने की भी मेरे पास योग्यता नहीं होगी, उसमें भाग लेना तो दूर की बात है। जब मैं वेस्ट ब्लिड में गया और अब ग्रिम बैटलफील्ड में हूं, तो मेरा दृष्टिकोण काफी विस्तृत हो गया है और सपने भी। यही कारण है कि मैं लीग ऑफ हीरोज जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और फिर कम से कम शीर्ष 100 में आने के लक्ष्य के साथ कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भाग लूंगा। जब मैं समाचार पढ़ रहा था तो मेरी फीड में आवाजें गूंजने लगीं और सभी बातें शेड्यूल में इस बदलाव के बारे में थीं, क्योंकि इसका असर न केवल हमें बल्कि दूसरों पर भी पड़ा है। हर कोई इस खबर के बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि उनके देशों की लड़ाई प्रतियोगिता भी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के इर्द गिर्द घूमती थी और अब कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तारीख बदल गई है, यानी उनके देश में प्रतियोगिता की तारीख और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में उनकी योजनाएं भी बदल गई हैं। मैंने कुछ देर तक फीड पढ़ी और सोफिया से आए कॉल का भी जवाब दिया। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं अपने मन को शांत करने के लिए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और फिर खुली जगह की ओर चल देता हूं जहां टेम्परेचर रूम सक्रिय हो जाता है। मैं कुछ देर आराम करने के लिए झपकी लेना चाहता था, लेकिन समाचार पढ़ने के बाद मैं अब सोने के मूड में नहीं हूं। अब मुझे न केवल एफेरियन खंडहर के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी, बल्कि लीग ऑफ हीरोज और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसलिए मैंने सर्प मानव के जहर की मात्रा 25% निर्धारित कर दी है। बिना सुरक्षा के सर्प मानव के 25% जहर का अनुभव करना बहुत खतरनाक और दर्दनाक होगा, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अफेरियन खंडहर छोड़ने से पहले मुझे मास्टर स्टेज पर होना है। अगर संयोग न होता तो मैं सार्जेंट स्टेज के उच्च स्तर पर होता, लेकिन ब्लड ड्रॉप की शक्ति के कारण मैं सार्जेंट स्टेज के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया था और अब मुझे मास्टर स्टेज तक पहुंचना है। यदि मैंने स्तर ऊपर नहीं बढ़ाया होता तो मेरे लिए चमत्कार फल ऊर्जा की मदद से महीने के अंत तक सार्जेंट स्टेज के शीर्ष स्तर तक पहुंचना संभव होता, लेकिन अब अगर मैं एफेरियन खंडहर में जाने से पहले मास्टर स्टेज तक का स्तर ऊपर करना चाहता हूं तो ये बहुत मुश्किल होगा। ये कठिन है क्योंकि मुझे चमत्कारी फल की अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तथा ये देखते हुए कि यह चरणों के बीच स्तर पर नहीं, तो मुझे मास्टर चरण तक के स्तर के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उससे 5 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मुझे चमत्कारी फल की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे मैं मास्टर स्तर तक पहुंच सकूं और केवल स्नेकमैन का जहर ही मुझे इतनी मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसलिए स्तर ऊपर करने के लिए मुझे अपने शरीर के हर इंच में स्नेकमैन के जहर की पीड़ा को सहन करना होगा, जो बहुत यातनापूर्ण होगा। मैं बस उस जहर सेटिंग को रोकना चाहता हूं जो मैंने अभी बनाई है। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रे कॉम्बैट व्यायाम करना शुरू कर दिया। जब मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रयोग शुरू किया तो कुछ ही सेकंड बाद मैं जोर से चिल्लाई, जहर बाहर आना शुरू हो गया और उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। मुझे तीव्र दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि यह मेरे शरीर के हर इंच के अंदर चला गया है। मेरे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां मुझे दर्द महसूस न हुआ हो, और यह सबसे बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि जहर के सुन्न करने वाले प्रभाव ने ऐसा असर करना शुरू कर दिया है कि मैं अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण खो देता हूं और रास्ते में मुझे बहुत दर्द होता है। इससे पहले जब मैं अभ्यास करता था मुझे कभी भी ये सुन्नता महसूस नहीं हुई, या यूँ कहें कि मुझे ये सुन्नता महसूस हुई, लेकिन मेरा शरीर इसे सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। लेकिन स्पष्ट रूप से ये 25% जहर मेरी सीमा से ऊपर था जिसे मेरा शरीर संभाल सकता था। मैंने अपनी गति को और अधिक तेज करना शुरू कर दिया, जिससे चमत्कारी फल की ऊर्जा बाहर आ गई और उसने जहर खाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन ये क्षण अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि जितना अधिक समय बीतता गया उतना ही अधिक जहर बाहर आने लगा और वह मेरे अंदर जमा होने लगा। मैंने फिर से अपनी गति बढ़ा दी और इसे तेजी से करना शुरू कर दिया।
मैं हमेशा शरीर की सफाई तकनीक का प्रदर्शन करता हूं ताकि विशेष रूप से जब चमत्कारिक फल ऊर्जा खाने के लिए आवश्यक समय को अधिकतम कर सके। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं सुन्न हो जाऊंगा और मेरे पास कुछ जहर को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए मैं पूरी तरह से नहीं गिरूंगा और मैं उस विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि यह न केवल जहर की बर्बादी होगी बल्कि मुझे अभ्यास के दौरान नियम शक्ति का उपयोग नहीं करने के बारे में अपना वादा भी तोड़ना होगा। यह O88 हिंदी अध्याय 436 अभ्यास। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैं तेजी से आगे बढ़ता रहा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने 30वां आसन पार कर लिया और अभी भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। यह अब तक की मेरी सबसे तेज शारीरिक शुद्धि तकनीक है। हालांकि अब मेरी प्रदर्शन गति घोड़े की तरह धीमी लग सकती है, लेकिन वास्तव में पिछली बार 31वें आसन के प्रदर्शन की तुलना में मैं 3 से 4 गुना तेज हूँ। 31वें आसन को करने के बाद मैंने 32वें आसन को करना शुरू किया। यह आखिरी आसन था जो मैंने पिछली बार किया था। इससे पहले मैंने पूरी ऊर्जा खो दी थी, लेकिन अब जब मैंने स्तर प्राप्त कर लिया है और महसूस कर रहा हूं कि मुझमें बहुत कम ऊर्जा बची है, तो मैं 36वें आसन तक पहुंच सकता हूं और तीसरी छोटी सफाई प्रक्रिया से गुजर सकता हूं। इस विचार के साथ मैंने और भी अधिक उग्रता से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और 33वें पोज में सक्षम हो गया। मैं जितना आगे बढ़ रहा हूं उतना ही अधिक थक रहा हूं, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया है। मैं बिना रुके आगे बढ़ रहा हूं और इसका एक कारण यह है कि मुझे बहुत अधिक दर्द हो रहा है। मेरी सुन्नता थोड़ी कम हो गई थी लेकिन दर्द बढ़ गया था। हर पल यातना थी, लेकिन ऐसी यातना महसूस करने के बावजूद मैं आगे बढ़ता रहा। 34वें आसन पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सारी ऊर्जा खो दी है और मैं बस हार मानकर सो जाना चाहता था क्योंकि जहर का ये दर्द असहनीय हो गया था। अगर सुबह मुझे कोई बहुत ज्यादा संघर्ष न करना पड़ता तो मैं इतनी थका हुआ महसूस नहीं करता। अगर मैंने झपकी ली होती तो शरीर को आराम और सुकून मिलता और मुझे 36वें पोज तक पहुंचने का मौका मिलता, न कि अभी। इस बारे में सोचने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता था। महत्वपूर्ण बात अब आगे बढ़ना है और 36वें आसन तक पहुंचना है। अभी यही मेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी तरह 35वें आसन तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन अब मेरे लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद मैंने दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर प्रदर्शन करना बंद नहीं किया। मैंने महान अस्तित्व द्वारा दी गई परीक्षा से इच्छाशक्ति के महत्व को सीखा है। जब तक किसी के पास पर्याप्त मजबूत इच्छाशक्ति है, तब तक वह इस 36वें आसन तक पहुंचना तो दूर, दुनिया को अपने कंधों पर उठा सकता है। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने अपना प्रयास बढ़ा दिया और अधिक जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस सत्र में 36वें स्थान पर पहुंचना चाहता था। मैं अपने शरीर के हर हिस्से में मौजूद जहर की यातना को झेलते हुए कछुए से भी धीमी गति से प्रदर्शन जारी रखता हूं। यदि मैंने चमत्कारी फल की ऊर्जा को नहीं देखा होता, इस जहर को लालच से खाते हुए और हर सेकंड बढ़ते हुए, तो मैंने बहुत पहले ही दान दे दिया होता। आखिरकार मैं 36वें पोज पर पहुंच गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे शरीर से बहुत बुरी गंध आने लगी। इतनी बुरी गंध को सूंघते हुए मैं रुकना चाहता था और बाहर भागना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और प्रदर्शन जारी रखा। यह महत्वपूर्ण है कि मैं 36वीं मुद्रा को पूरी तरह से निष्पादित करूं, क्योंकि केवल तभी मैं तीसरे लघु शुद्धिकरण का पूरा लाभ प्राप्त कर सकूंगा। मैं लगातार प्रदर्शन करती रही, यहाँ तक कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझमें कोई ऊर्जा नहीं है और मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो रही है। फिर भी मैं प्रदर्शन करती रही और तभी रुकी जब मैंने 36वां आसन पूरी तरह से कर लिया। धप! मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ा। मेरी सारी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और चाहकर भी मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। यह अच्छी बात है कि मैं शरीर को साफ करने का व्यायाम विशेष कमरे में कर रहा हूं, जिसने मेरे शरीर से निकलने वाले सारे पसीने को सोख लिया है, अन्यथा मैं बहुत बदबूदार पसीने में पड़ा रहता। जैसे ही मैं फर्श पर गिरा, कमरे का सारा जहर और दुर्गंध दूर हो गई। यह मेरे द्वारा कमरे को दिए गए विशेष आदेशों में से एक है कि जैसे ही मैं गतिहीन हो जाऊं, कमरे में मौजूद हर चीज को चूस लिया जाना चाहिए और फिर निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। यह आदेश मैंने कमरे में मौजूद जहर को बेअसर करने के लिए दिया है, क्योंकि मैं अपने शरीर पर मौजूद जहर के साथ बाहर नहीं घूमता। जब मैं मरी हुई मछली की तरह जमीन पर लेटा था, मैंने अपनी इंद्रियों से अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया और पाया कि मेरा शरीर बहुत अधिक लचीला और मुक्त हो गया है। काश मुझमें हिलने डुलने की ऊर्जा होती। मैं सचमुच देखना चाहता कि मेरा शरीर इस समय कैसा महसूस कर रहा है।
सुबह में मुझे गिल्ड चैलेंजर में तीसरे चैलेंजर के खिलाफ आत्मविश्वास था और मैंने अपनी अग्निचाल की शक्ति से उसे दबा भी दिया था, लेकिन अब मुझे उसे हराने का आत्मविश्वास है। शरीर को शुद्ध करने वाला व्यायाम शरीर को मजबूत बनाने के अलावा ताकत नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर को इतना स्वतंत्र और लचीला बनाता है कि सीधे तौर पर ताकत बढ़ जाती है। यदि मैं आज चुनौती को पूरा कर सकता तो कर सकता था, लेकिन मैंने इस सप्ताह का अपना मौका पहले ही इस्तेमाल कर लिया होता। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि क्या मैं तीसरी चुनौती को पूरा कर सकता हूं। मैं अब खुश और दुखी दोनों महसूस कर रहा हूं। खुश इसलिए क्योंकि मैं अंततः तीसरे माइनर क्लींजिंग में चला गया, और दुखी इसलिए क्योंकि स्थिति की मात्रा पर्याप्त नहीं है। अगर मैं 25% जहर में अभ्यास करता हूं तो मुझे एफेरियन रूइन में जाने से पहले मास्टर चरण तक का स्तर नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए यदि मैं 1 महीने के भीतर मास्टर स्तर तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे प्रतिदिन जहर की मात्रा लगातार बढ़ानी होगी, हालांकि यह मात्रा मेरे स्थिर शरीर को कांपने के लिए पर्याप्त होगी। मैं पहले ही सीमा पर पहुंच चुका हूं और मुझे नहीं पता कि अगर मैं जहर की सीमा बढ़ा दूं तो मैं दर्द सहन कर पाऊंगा या नहीं। मैं जहर के बारे में सोचना छोड़ देता हूं क्योंकि यह मुझे तनाव में डाल रहा है। मैं समय आने पर जहर की मात्रा बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। समय बीतता गया और जल्द ही आधा घंटा बीत गया और मैं मुश्किल से चलने में सक्षम हो गई, जिसके साथ मैं सावधानी से कमरे से बाहर निकली और सीधे शौवा में चली गई। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं सो चुका था और शाम को जल्दी ही जाग गया। कुछ घंटों की नींद से मेरे शरीर की थकान पूरी तरह गायब हो गई और अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। फ्रेश होने के बाद मैंने कुछ ऐसा संगीत सुनते हुए हमारे लिए रात का खाना बनाना शुरू किया जिसे एशलिन नापसंद नहीं करती। जब मैं पूरे अपार्टमेंट में संगीत बजाता हूं तो मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि एशलिन को संगीत पसंद नहीं है, या यूं कहें कि उसे ज्यादातर संगीत पसंद नहीं है और वह इस बारे में बहुत मुखर है। ऐसे बहुत से गाने और धुनें हैं जो उसे पसंद हैं और मुझे केवल वही गाने बजाने होते हैं जब वह मुझ पर चिल्लाना नहीं चाहती, और यही कारण है कि मैंने उनके नाम के साथ प्लेलिस्ट भी बनाए हैं ताकि मैं उसे खुले में बजा सकूं। खाना खाते समय मैं अफेरियन खंडहर के बारे में लाई गई सामग्री भी पढ़ रहा था। दस्तावेज बहुत लंबे हैं और इन्हें पूरा पढ़ने में कई दिन लग जाएंगे। गिल्ड के पास अफेरियन खंडहर का काफी विस्तृत विवरण है और जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता गया, मैं सचमुच डर गया। ये खंडहर वास्तव में खतरनाक है। मानव और ग्रिम जाति के रूप में बाहर से आए खतरे को न भूलें, रूनिक प्रतिबंधों और राक्षसों के रूप में इसके अपने खतरे हैं। खंडहर के हर हिस्से में शक्तिशाली राक्षस घूमते हैं और हर बार जब खंडहर खुलता है तो हजारों लोग इन राक्षसों द्वारा मारे जाते हैं। यहाँ के राक्षस उन राक्षसों जैसे नहीं हैं जिनसे मैंने अपने घर में लड़ाई की थी। ये राक्षस असामान्य रूप से शक्तिशाली हैं और कुछ तो 3 स्टार एलीट को भी आसानी से मार सकते हैं। राक्षसों के बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि वे सभी शूरवीर अवस्था में हैं। जहां तक रूनिक प्रतिबंध का सवाल है, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है क्योंकि वे बहुत उच्च स्तर के हैं और बहुत कम लोग उन्हें हल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह खंडहर उच्च स्तर का था, लेकिन समय के साथ इसका स्तर घटता गया और यह सबसे निम्न स्तर का हो गया। इसलिए हालांकि इनमें से अधिकांश प्रतिबंध समय के साथ समाप्त हो गए हैं, फिर भी अभी भी कई ऐसे हैं जो आंशिक रूप से सक्रिय हैं और यदि वे घातक प्रकार के हैं तो अचानक सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत से लोगों को मार देते हैं। इस खंडहर के बारे में मुझे जो एक बात सबसे खतरनाक लगी वह ये कि इसका अभी तक अन्वेषण नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस खंडहर का अभी तक आधा भी अन्वेषण नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि यह अब तक केवल 2 बार ही दिखाई दिया है, जो कि इस तरह के खंडहर का पूरी तरह से अन्वेषण करने के लिए वास्तव में बहुत कम समय है। जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता हूं, मैं उन क्षेत्रों को नोट करता हूं जिन्हें मैं तलाशना चाहता हूं और जिन्हें मैं टालना चाहता हूं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो मेरी पहुंच से बाहर हैं और जहां उच्च शक्ति की आवश्यकता है। जो लोग पर्याप्त शक्ति के बिना वहां जाते हैं, वे बिना जाने ही मर जाते हैं। मैंने 2 घंटे तक दस्तावेजों को पढ़ा और फिर उसे नीचे रख दिया तथा एशलिन से कहा कि वह मेरे अंदर आ जाए, उसके बाद ही मैं टेम्परेचर रूम में वापस जाऊंगी। अब समय आ गया है कि एशलिन के रक्त ड्रॉप इन स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं न केवल उस धुंधली अग्निशासन शक्ति को समझना चाहता हूं, बल्कि अस्पष्ट छवि से प्रेरणा लेकर अपने द्वारा बनाए गए अग्नि कवच चाल को पूर्ण करना चाहता हूं। मैं तापमान कक्ष के अंदर आता हूं क्योंकि यदि मैं बाहर अपने अग्नि कवच का उपयोग करते समय गलती कर दूं तो मेरा पूरा अपार्टमेंट जल सकता है।
कमरे के अंदर मैं पालथी मारकर बैठ गया और अपने स्रोत की ओर ध्यान केंद्रित किया, और वहां से मैं एशलिन के स्रोत की ओर गया जब मैंने पाया कि रक्त की बूंद चुपचाप एशलिन के स्रोत के ऊपर तैर रही है। मुझे ये देखकर राहत महसूस हुई कि यह बिना किसी शरारत के चुपचाप एशलिन के स्रोत के ऊपर तैर रहा है। इस रक्त में इतनी अधिक ऊर्जा है कि इस ऊर्जा का एक छोटा सा कण भी एशलिन और मुझे टुकड़ों में उड़ा सकता है। इसीलिए जब मैंने इसे एशलिन के स्रोत के ऊपर चुपचाप तैरते देखा तो मुझे काफी राहत महसूस हुई। मैंने कुछ सेकंड तक खून की बूंद को देखा, फिर अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस पर केंद्रित कर दी। जैसे ही मैंने इस पर ध्यान केंद्रित किया, मुझे जल्द ही ज्वलंत अग्नि नियम की अत्यंत हल्की सी झलक महसूस हुई और मैंने इस पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मैं इसमें से अग्नि नियम के उस छोटे से अंश को समझना चाहता था जो मेरे सूर्य अग्नि नियम को बेसिक ग्रेड के मध्य स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन ये बहुत कठिन है, नियम समझ की सीढ़ियां चढ़ना बहुत कठिन है। इसके छोटे से हिस्से को भी समझने से पहले बहुत प्रयास करना पड़ता है। मैं अकेली नहीं हूं जो इस रक्त की बूंद से कुछ समझ रही हूं, एशलिन भी ऐसा कर रही है। उसने कल कुछ घंटे इसे समझने में बिताए और आज भी कुछ घंटे बिताए, और इससे पहले जब मैंने उसे अपने अंदर आने के लिए बुलाया, उस समय भी वह रक्त की बूंद से कुछ समझ रही थी। उसने थोड़ा बहुत समझ लिया था, लेकिन यह नियम शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम हर दिन इन टुकड़ों को समझते रहे तो हम अपनी सिनफाय को बुनियादी चरण के मध्य स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समझ हासिल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह सब अफेरियन खंडहर की ओर जाने से पहले हो जाएगा, ताकि मैं सबसे कमजोर प्रतिभागियों में से एक न रह जाऊं। समय बीतता गया और मैं कुछ कुछ समझ ही रहा था कि तभी मेरे मन में राक्षस की अस्पष्ट छवियां बनने लगीं, जिन्हें देखकर मैं आनंदित हो गया। मैं इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था और इन अस्पष्ट छवियों को देखना और महसूस करना शुरू कर दिया। हालांकि ये छवियां बहुत धुंधली हैं, मेरी बहन द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की तरह ये फिर भी बहुत उपयोगी हैं। मैं लगातार मॉन्स्टर की इन तस्वीरों को एक ही फोकस से देखता रहा और ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि वह अपनी अग्नि क्षमता का कितनी सहजता से उपयोग कर रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य राक्षस की तरह आग उगलना नहीं है, जहां कोई तकनीक और अनुग्रह मौजूद नहीं है। इसका हर कदम किसी भी ऊर्जा की बर्बादी के बिना अधिकतम विनाश लाने में सक्षम है। इन चित्रों में मैं देख सकता था कि जब भी यह आग छोड़ता है तो आग घूमती हुई बाहर आती है, जिससे न केवल इसमें गति आती है बल्कि आग अधिकतम नुकसान भी पहुंचाती है। मेरी पसंदीदा तस्वीरें वे हैं जिनमें ये राक्षस बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ता है, क्योंकि यहीं पर वह अपने अग्नि कवच का उपयोग करता है। अग्नि कवच आग का एक साधारण आवरण प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है। ये कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और मैंने इन चित्रों के माध्यम से जो देखा और महसूस किया है, उससे मैं कह सकता हूं कि यह कवच 3 स्वरूपों में विभाजित है। एक पावर मोड है जो मुख्य रूप से राक्षस लड़ाई के दौरान उपयोग किया जाता है। ये राक्षस द्वारा किए गए हर कदम को बढ़ाता है। जो भी कदम उठाया जाता है वह पावर मोड में कई बार बढ़ाया जाएगा। मेरी आखिरी चाल, जिसने प्रतिद्वंद्वी को सीधे तौर पर नॉकआउट कर दिया था, मॉन्स्टर के पावर मोड से प्रेरित थी। दूसरा है स्पीड मोड। इस मोड का इस्तेमाल राक्षस भागने के लिए करता है। यह इतनी तेज गति देता है कि शक्तिशाली राक्षस भी पीछे छूट जाता है जब राक्षस इस चाल का इस्तेमाल करता है। और आखिरी है फ्यूजन मोड, जो गति और शक्ति दोनों देता है। यह मॉन्स्टर का ट्रम्प कार्ड है और इसे अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऐसा लग रहा था कि यह विकल्प मॉन्स्टर के विकल्पों में से आखिरी है और इस चाल की कितनी कम तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह मॉन्स्टर का आखिरी विकल्प था और इसने उस पर बहुत दबाव डाला। मेरे सामने छवियां बदलती रहीं, कुछ एक सेकंड के लिए रुकी जबकि अन्य मिनटों के लिए रुकी, कुछ कम स्पष्ट थी जबकि अन्य बहुत धुंधली थी कि उनका अर्थ समझ पाना भी बहुत कठिन था। अगर वे अद्वितीय एहसास न देती तो उनसे अर्थ समझ पाना लगभग असंभव है। ये छवियां न केवल देखने के लिए बल्कि संवेदन के लिए भी हैं। प्रत्येक छवि अपनी अनूठी आभा उत्पन्न करती है और यदि इसे अच्छी तरह से पहचाना जाए तो इससे बहुत लाभ होगा। मेरे सामने तस्वीरें घूम गईं और मैं उनका अध्ययन करता रहा तथा उनसे जो भी अर्थ निकाल सकता था निकालता रहा। एक और छवि मेरे सामने आई। यह अधिक स्पष्ट थी और इसमें राक्षस अपने अग्नि कवच का उपयोग कर रहा था। ये देखकर मैंने अधिक ध्यान से इसका अध्ययन करना शुरू किया और छवि में एक असामान्य छोटा सा बिंदु देखा। हौंफना। जब मैंने देखा कि वह छोटा सा धब्बा वास्तव में क्या है तो मैं आश्चर्य से दंग रह गया। पूरी छवि धुंधली है लेकिन वह एक छोटा सा धब्बा बेहद शानदार है। ये पहली बार होगा जब राक्षस के अग्नि कवच को स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। हालांकि मैं कवच का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाऊंगा, ये पर्याप्त से अधिक है।
बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस स्थान पर केंद्रित कर दी और जो मैंने देखा उसने मेरे दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। धागे, अग्नि धागे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। गलत था, शुरू से ही बहुत गलत। मॉन्स्टर का अग्नि कवच जिसे मैंने अत्यधिक केंद्रित अग्नि से बना हुआ समझा था, वह गलत था। यह अत्यधिक केंद्रित अग्नि से नहीं बना है, बल्कि धागों से बना है, बहुत महीन अग्नि धागों से। राक्षस के अग्नि कवच का जो छोटा सा हिस्सा मैं देख रहा हूं वह धागों से बना है। इनमें से प्रत्येक धागा मेरे बाल से भी छोटा है और मैं देख सकता हूं कि ऐसे अद्भुत कवच को बुनने के लिए सैकड़ों, हजारों या लाखों अग्नि धागों की आवश्यकता होगी। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि पूरा कवच अग्नि के धागों से बुना गया है या इसका केवल कुछ भाग ही बुना गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये राक्षस अपने शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है और इसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर है। ऐसे में किसी के शरीर पर इतना प्रभावशाली कवच डाल पाना असंभव है, जब तक कि यह राक्षस की कोई विशेष क्षमता या कोई अन्य तरीका न हो। मैं अपनी पूरी मानसिक शक्ति से छवि के उस छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता रहा तथा अपनी मानसिक शक्ति से उसे जितना संभव हो सके उतना बड़ा करता रहा। जिस तरह से इसे बुना गया था उसे देखने के बाद मैंने अपनी मानसिक शक्ति को एक अग्नि धागे पर केंद्रित करने की कोशिश की, जो कि बहुत कठिन है क्योंकि मैं पहले से ही धागे को देखने के लिए पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, लेकिन अब मैं एक धागे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं अपने आप को मजबूर करता हूं कि मैं अग्नि धागे की संरचना को देख सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ एक बहुत पतला अग्नि धागा है या इसमें कुछ रहस्य छिपे हैं। ये स्रोत ही है जहां मैं अपनी थोड़ी सी आत्मिक शक्ति से ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि यहां अंदर सांसारिक नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं है। सांसारिक नियमों के प्रतिबंध के साथ बाहर ऐसा करना असंभव है। मैं तब तक ध्यान केंद्रित करता रहा जब तक कि मैं अंततः एकल अग्नि धागे पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो गया। हालांकि यह थोड़ा धुंधला है, यह अभी भी ठीक है क्योंकि मैं अधिक प्रयास करके इसे स्पष्ट कर सकता हूं। अब जब मैं इस एकल अग्नि धागे पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया हूं, तो मुझे अब स्पष्ट देखने और फिर इसकी संपूर्ण संरचना को देखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं पहले ही सैकड़ों, हजारों अग्नि तंतुओं के बीच एकमात्र अग्नि तंतु को देखने की अपनी सीमा पर पहुंच चुका हूं और अब मुझे पुनः अग्नि तंतु पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो मेरी सीमा से ऊपर है। freewebnovel.com। फिर भी, इसके बावजूद कि यह मेरी सीमा से ऊपर था, मैंने प्रयास जारी रखा और हर बार असफल रहा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास जारी रखा। हौंफना समय बीतता गया और मैं उस एक बाल पर ध्यान केंद्रित करता रहा। तभी मेरे सारे प्रयास सफल हुए और अंततः मैं उस अग्नि धागे की संरचना को देखने में सक्षम हो गया और जो मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह अकेला अग्नि धागा अनगिनत अग्नि धागों से बना है, पुराने युगों की मोटी रस्सियों की तरह। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह एक साधारण धागा होगा, लेकिन मैंने कभी यह जानने की उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि धागा अनगिनत छोटे अग्नि धागों से बना है, क्योंकि इसने अग्नि कवच की गतिशीलता को बदल दिया। लाखों धागों से बुने गए कवच को बनाना पहले से ही भयावह है और अब उनमें से प्रत्येक धागा अनगिनत धागों से बना है, जबकि अग्नि कवच कम से कम लाखों अग्नि धागों से बना होगा और यह भयावह है। लानत है। मैं बस उस एक धागे का अवलोकन कर रहा था तथा उस पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करना चाहता था। तभी मेरे सामने की छवि अचानक बदल गई, जिससे मैं खुद को रोक नहीं सका और जोर से कोसने लगा। वह छवि बस एक बहुमूल्य जमीन थी जहां आप गहराई से खोदेंगे उतना ही अधिक कीमती खजाना आपको मिलेगा। मैं कुछ देर तक अपने सामने प्रकट हुई नई छवि को देखता रहा, फिर ऐशलिन के स्रोत से बाहर निकलकर थककर बिस्तर पर लेट गया। अभी मैंने जो कुछ किया था उसने मुझे मानसिक रूप से इतना थका दिया था कि मैं बस सोना चाहता था, लेकिन मैं अभी सो नहीं सका क्योंकि सोने से पहले मैंने शरीर शुद्धिकरण तकनीक और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास किया था। नींद में डूबने से पहले मेरे मन में यही अंतिम विचार था और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। सांस। जब मैं जागा तो मैं आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने एक पूरा कीमती सत्र बर्बाद कर दिया था। मैं नींद में गिरने पर बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहता था। मैं इसके लिए खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। मैंने पहले ही दोपहर में शरीर को साफ करने का व्यायाम कर लिया था और फिर मैंने छवि पर उस छोटे से बिंदु को देखने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग किया और कल सुबह जो गहन संघर्ष मैंने किया था उसे भी न भूलें। इन सब चीजों ने मुझे इतना थका दिया था कि मैं नींद में जाने से पहले कुछ सेकंड से अधिक समय तक अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया था। मैं अपनी सुबह की सामान्य गतिविधियां शुरू करने से पहले कुछ देर बिस्तर पर लेटा रहा।
कुछ समय बाद मैंने दोपहर का भोजन बनाया और एशलिन के साथ खाया। उसके बाद मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज करने के लिए तापमान कक्ष में गया। अगले 20 दिनों में मेरा एक लक्ष्य है। जब अफेरियन खंडहर का द्वार खुलेगा, मैं शरीर की सफाई की 5वीं छोटी सफाई तकनीक से गुजरने की कोशिश करूंगा और तीसरी एमेथिस्ट सील का निर्माण करूंगा। मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का प्रदर्शन किया और इस बार जहर थोड़ा अधिक है। ये 26% है, कल की तुलना में 1% अधिक। मैं आधे घंटे तक कमजोरी के साथ जमीन पर लेटा रहा और जब मेरे शरीर में कुछ ऊर्जा लौटी तो मैं पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में कुछ ऊर्जा लौटने का इंतजार करने लगा। साथ ही मैंने अफेरियन खंडहर के दस्तावेजों को पढ़ा। 1.5 घंटे बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं बिना किसी झटके के सामान्य रूप से चल सकता था। मैं खड़ा हुआ और तापमान कक्ष के कमांड बोर्ड की ओर चला गया। मैंने तापमान कक्ष पर कुछ बटनों को टैप किया, जिससे मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग तकनीक के अभ्यास के लिए जो सेटिंग बनाई थी उसे बदल दिया और उस मोड को सक्रिय करना शुरू कर दिया जिसे मैंने अपनी अग्नि क्षमता के अभ्यास के लिए बनाया था। उसके बाद मैं कमरे के केंद्र में खड़ा हो गया और धीरे धीरे आग ने मेरे हाथ को कोहनी तक और मेरे पैर को घुटने तक ढकना शुरू कर दिया। वर्तमान में उच्चतम प्रदर्शन के लिए मैं अपने शरीर के अंगों को केवल इतना ही ढक सकता हूं यदि मैं इस चाल का इष्टतम तरीके से उपयोग करना चाहता हूं। मेरे हाथों और पैरों पर आग बहुत सघन है और यह मेरी सीमा तक केंद्रित है और अगर मैं अपने पूरे शरीर को ढक लूं तो ये बहुत पतली हो जाएगी जिससे इसकी दक्षता कम हो जाएगी। मेरे इरादे से आग मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी की चांदी की धार मेरे शरीर पर फैल रही है। जल्द ही मेरा पूरा शरीर आग से ढक गया, लेकिन एक नज़र में ही कोई यह बता सकता था कि आग ने मेरे शरीर को कितनी बारीकी से ढका है। इसलिए फिलहाल मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अधिकतम क्षमता के लिए केवल अपने हाथ और पैर ही ढकूं। मैं अपने शरीर को पूरी तरह से आग से तभी ढक पाऊंगा जब मैं लेफ्टिनेंट स्तर पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए उससे पहले मुझे इस आधे अधूरे कवच के साथ काम करना होगा। अब जब मैंने अग्नि को बुला लिया है तो अब समय है कि मैं कल प्राप्त सारी प्रेरणा को लागू करूं और देखूं कि क्या इसे मेरे इस अग्नि आवरण कवच के साथ प्रयोग करना संभव है। मेरी वर्तमान क्षमता से मेरे लिए छोटे धागे बनाना संभव नहीं है। सबसे पतला धागा जो मैं बना सकता हूं वह एक शिशु की छोटी उंगली का धागा है, जिसे धागा नहीं बल्कि रस्सी कहा जा सकता है। चूंकि मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन छोटी छोटी प्रेरणाओं को आजमाऊंगा जो मुझे मिली और उन गलतियों को भी सुधारूंगा जो मुझे कल इस चाल का उपयोग करते समय महसूस हुई, और उनमें से एक है ऊर्जा का संपीड़न। जल्द ही आग पर छोटे छोटे भावर बनने लगे जो मेरे हाथों और पैरों को ढक रहे हैं। ये भावर बहुत छोटे हैं, सिर्फ एक वयस्क के अंगूठे के आकार के हैं, और जब ये मेरे अग्नि कवच पर दिखाई देते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। इन्हें बनाना सरल नहीं है और इसमें काफी नियंत्रण और ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और वे ढह जाते हैं। मैंने उन्हें एक एक करके बनाना शुरू किया और जल्द ही वे मेरे अग्नि कवच के हर हिस्से पर दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद अग्नि कवच पर लगभग 100 भावर दिखाई दिए। जब वे पूरी तरह से बन गए तो मैंने उनमें से प्रत्येक को अपनी मानसिक शक्ति से ढक दिया और उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। पहले तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवर्तन दिखने लगा। मुझे ढकने वाला अग्नि कवच सिकुड़ने लगा और चांदी जैसा रंग अधिक परिष्कृत और चमकीला होने लगा। सबसे पहले जो आग अग्नि कवच बना रही थी वह 2 इंच से थोड़ी अधिक मोटी थी और उसमें स्थिरता भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे भावरों ने अग्नि कवच को दबाना शुरू किया, आग की मोटाई 2 इंच हो गई तथा और भी अधिक संकुचित होती गई। ये देखकर कि यह काम कर रहा है, मैंने भावर की गति बढ़ा दी। ये संकुचित होने लगा और अधिक संकुचित होने लगा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया भावर हिलने लगे और ये देखकर मैंने मन की शक्ति से तेजी से हिलने को स्थिर कर दिया। पहले तो ये काम कर गया, लेकिन जैसे जैसे संपीड़न बढ़ता गया उन्हें स्थिर करना काफी कठिन हो गया। तभी अचानक एक भावर नियंत्रण से बाहर हो गया और इससे पहले कि मैं इसे बलपूर्वक नियंत्रित कर पाता, ये दूसरे से टकरा गया। पफ! जैसे ही मैं एक भावर को स्थिर करने में व्यस्त था, दूसरे ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और कुछ ही सेकंड में सभी भावर नियंत्रण से बाहर हो गए और मुझे ढकने वाला अग्नि कवच पूरी तरह से नष्ट हो गया। सांस! वैसे कोई भी व्यक्ति अपने पहले प्रयास में सफल नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहले प्रयास में सफल हो जाऊंगा और मैं खुश भी हूं क्योंकि यह कदम मेरी उम्मीद के मुताबिक ही काम कर रहा है।
मुझे इस कदम के बारे में प्रेरणा तब मिली जब मैं खून की बूंदों की छवियों को देख रहा था और सोचा कि राक्षस को ढकने वाली आग सिर्फ एक अत्यधिक संपीड़ित आग है। ये तब की बात है जब मैंने अग्नि धागे नहीं देखे थे, लेकिन मैं अपनी क्षमता से अग्नि धागे नहीं बना सकता, इसलिए संपीड़ित अग्नि का कवच बनाना अगली सबसे अच्छी बात लगी। ये चाल बहुत ही अद्भुत है। अगर मैं आग को 1 इंच तक संपीड़ित करने में सक्षम हूं, तो मुझे गिल्ड की तीसरी चुनौती को साफ करने के लिए अंतिम चाल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसे अपने संपीड़ित अग्नि कवच के साथ आसानी से साफ कर सकता हूं। आग को 1 इंच तक संपीड़ित करना सरल लग सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन है क्योंकि यह मेरी पिछली चाल के समान ही शक्ति देता है, लेकिन इसकी कोई कमियां नहीं है। मेरी अंतिम चाल में बहुत सारी कमियां हैं, जिनमें से 2 सबसे अधिक परेशान करने वाली हैं। पहली यह कि इसमें मेरी बहुत अधिक ऊर्जा, मन और आत्मा दोनों का उपयोग होता है जो इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा ये कि इसकी कूलडाउन अवधि 10 मिनट की थी, क्योंकि पिछली फिल्म में मैंने इतनी अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था कि मैं कम से कम 10 मिनट तक अग्नि कवच को बुलाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। और अंतिम चाल को संपीड़ित आग के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसमें पिछली फिल्म की तुलना में अधिक शक्ति है, जिसे मैंने पिछली बार प्रदर्शित किया था। अंतिम चाल को केवल तुरुप के पत्ते के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये 10 मिनट के लिए किसी को बिल्कुल बेकार बना देता है और ग्रिम युद्ध क्षेत्र जैसी जगह में सैकड़ों बार मरने के लिए 10 मिनट पर्याप्त से अधिक हैं। आखिरी चालें लंबी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जहां प्रतिद्वंद्वी हार जाता है। इसलिए सबसे अच्छा दांव अग्नि कवच होगा, जो कुशलता से उपयोग किए जाने पर घंटों तक चल सकता है। अब मुझे भावरों पर नियंत्रण पाना है और उन्हें अग्नि कवच को 1 इंच तक संपीड़ित करना है। इतने सारे भावरों को नियंत्रित करना और उन्हें अग्नि कवच को 1 इंच तक संपीड़ित करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं। मेरा तात्कालिक लक्ष्य अग्नि कवच को 1 इंच तक संपीड़ित करना है और दीर्घावधि में इसे 0.1 इंच से नीचे रखना है। यह अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि जितना अधिक मैं संपीड़ित करूंगा यह उतना ही कठिन होता जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मैं पर्याप्त समय और प्रयास देता रहूंगा तो मुझे ऐसा करने की उम्मीद रहेगी। कुछ गहरी सांसें लेते हुए मैंने फिर से अपने हाथों और पैरों को आग से ढक लिया और जल्द ही अग्नि कवच पर खूबसूरत छोटी छोटी भंवरें बनने लगीं। एक एक करके वे अग्नि कवच पर धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर कि भंवर बन गए हैं, मैंने प्रत्येक भंवर को अपनी आग से ढक दिया और उन्हें तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे तेजी से घूमने लगे, मेरा कवच और अधिक संकुचित होने लगा और जल्द ही इसने मेरे अग्नि कवच को 1.5 इंच तक संकुचित कर दिया और संकुचित होता रहा। लेकिन जैसे ही मैं 1 इंच के करीब पहुंचा, मुझे अधिक से अधिक दबाव महसूस होने लगा और भंवरों को नियंत्रित करना कठिन होता गया। ये देखते हुए कि इतनी तेज गति से घूमना काफी कठिन होगा, मैंने घूमने की गति धीमी कर दी और आगे बढ़ गया। ये कुछ समय तक तो कारगर रहा, क्योंकि भंवर जल्दी ही स्थिर हो गया और धीरे धीरे संकुचित होने लगा, लेकिन कुछ समय बाद ये पुनः अस्थिर होने लगा और शीघ्र ही ढह गया। दूसरे असफल प्रयास के बाद मैं लगातार प्रयास करता रहा और दोबारा असफल हुआ, लेकिन इससे मेरी कोशिशें रुकी नहीं। इस तरह 2 घंटे बीत गए और मैं अंततः रुक गया। हालांकि इन 2 घंटों में मैं केवल 3 इंच पर ही सफलतापूर्वक मैना को संपीड़ित करने में सक्षम था, लेकिन ये पर्याप्त था। वर्तमान में यदि मेरे लिए युद्ध में 1 इंच संपीड़ित अग्नि कवच का उपयोग करना संभव नहीं होता। पहला, इसमें बहुत अधिक समय लगता है और दूसरा, मैं इसे कुछ सेकंड से अधिक समय तक बनाए नहीं रख पाता। इसलिए मैंने 1.5 इंच का कवच इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे बनाने में मुझे 1 मिनट लगा और यह काफी स्थिर था। इसलिए अब मुझे जो करना है वह ये है कि 1.5 इंच का कंप्रेस कवच बनाने के लिए समय को 1 मिनट से कुछ सेकंड तक लाना है और इसकी स्थिरता पर काम करना है। चूंकि वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि मैं युद्ध में टिक पाऊंगा, इसलिए आज से मुझे समय बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने अग्नि कवच को 1.5 इंच मोटा और इतना स्थिर बनाना चाहिए कि यह तीव्र युद्ध में भी फूले नहीं। इसी विचार के साथ मैं अग्नि कवच के साथ अग्नि का अभ्यास जारी रखता हूं। समय बीतता गया, दिन बीता और रात आए और वो भी बीत गई। अगले दिन भी मैंने वही दोहराया जो मैंने कल किया था। ट्रिंग ट्रिंग। मैं अभी तापमान कक्ष से बाहर आया ही था कि मेरी होलोवॉच बजने लगी और वह सोफिया थी। अब समय आ गया है कि वह फोन करे। मैं पूरे दिन उनके फोन का इंतजार कर रहा था, ये जानने के लिए कि क्या वह उन 2 सदस्यों को हमारी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर पाएंगी। सोफिया, बताओ तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है? मैंने उसका फोन आते ही उससे पूछा। मैं पूरी उम्मीद कर रही थी कि उसने हमारे लिए कोई नया सदस्य ढूंढ लिया होगा।
अन्यथा हमें गिल्ड फोरम पर खोजना पड़ेगा, जो मैं वास्तव में विभिन्न कारणों से नहीं करना चाहती। बेशक मैंने बताया, अगर नहीं बताया होता तो मैं आपको मैसेज कर देती, सोफिया ने बहुत ही चमकदार मुस्कान के साथ कहा। मैंने अभी उससे सदस्यों के बारे में पूछा ही था कि उसने बिना पूछे ही मुझे उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरे दो दोस्त हमारी टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। वे दोनों ही नए हैं और हमारी तरह एस क्लास गिल्ड से हैं। एक सिल्वर बटरफ्लाई है जबकि दूसरा ब्लैक क्लाउड से है, उसने कहा। उसके दोस्तों में से एक सिल्वर बटरफ्लाई के रूप में महिला होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम का दूसरा नया सदस्य पुरुष होगा, अन्यथा टीम में एकमात्र पुरुष बहुत अजीब महसूस करेगा। खैर, यह अच्छी बात है कि वे दोनों एस क्लास गिल्ड से हैं। उनकी ताकत अच्छी होनी चाहिए। ये काफी अच्छा होगा यदि वह एक मजबूत और अनुभवी सदस्य पाने में कामयाब हो जाती। आपको उनकी ताकत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों का मुकाबला स्कोर 10,000 से ऊपर है, सोफिया ने कहा जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। 10,000 से ऊपर का लड़ाकू स्कोर अच्छा है। वे कम से कम हमारे साथ बने रहने में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कमतर आंक रहा हूं, लेकिन प्रशिक्षण अवधि के इन 15 दिनों में हमारी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी, खासकर उस अवसर के कारण जो उस नक्शे ने हमें दिया था। क्या आप उनसे कल मिलना चाहते हैं? सोफिया ने पूछा। मैं अभी ट्रेनिंग में व्यस्त हूं, मैं उनसे परसों मिलूंगा, मैंने कहा। मेरे पास वास्तव में समय नहीं है, क्योंकि आज तक मैं उस अग्निचाल में पूरी तरह से निपुण नहीं हो पाया हूं जिस पर मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मैं उनसे केवल तभी मिल सकता हूं जब हम शिकार के लिए बाहर निकलेंगे। ठीक है, सोफिया ने कहा। मेरा मतलब समझते हुए हमने मध्य स्तरीय शिकारगाह के बारे में और कुछ बातें की, जहां हम शिकार करने जा रहे हैं, और कुछ अन्य बातें भी। कुछ मिनट बाद हमने परसों की शिकार योजना के बारे में चर्चा करने के बाद अलविदा कहा। सोफिया के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद मैं सीधे स्नान के लिए चला गया। मैं सुबह से ही बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करने के बाद से ही तापमान कक्ष में था और अब शाम हो गई है। मैं तरोताजा महसूस करते हुए स्नान के बाद बाहर आए और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। इसे खाने के बाद मैंने फिर से सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करने से पहले रात तक पड़ा। अगला दिन भी बीत गया और सब कुछ कल जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं आज खुश था, और इसका कारण यह है कि अब मैं 6 सेकंड के भीतर अग्नि कवच को 1.5 इंच तक संपीड़ित करने में सक्षम हूं, और मुझे लगता है कि युद्ध के दौरान ये काफी स्थिर रहेगा। मैंने अपनी कुछ चालों के नाम भी बदलने का निर्णय लिया है। मैंने अब फायर आर्मर को स्विर्लिंग आर्मर कहने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस पर अनगिनत सुंदर भंवर हैं, तथा फायर आर्मर एक बहुत ही सामान्य नाम है, क्योंकि बहुत से लोग अपने शरीर को आग से ढक लेते हैं और इसे फायर आर्मर कहते हैं, इसलिए इसका नाम बदलकर स्विर्लिंग आर्मर रखना बेहतर होगा। दूसरा नाम जो मैंने बदला है वह है लास्ट मूव। इसे लास्ट मूव कहना थोड़ा अजीब लगता है और मुझे लगता है कि यह इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं है, इसलिए आज से मैंने इसे पावर ब्लास्ट कहने का फैसला किया है, और यह इसके लिए काफी उपयुक्त नाम है। नामों पर निर्णय लेने के बाद मैं सो गया, और जब मैं धूल से पहले उठा तो मैंने अलार्म सेट किया था, लेकिन मैं इसके टाइमर से कुछ मिनट पहले जाग गया था। आज वह समय है जब मैं फिर से शिकार पर जाऊंगा। पिछले 3 दिन काफी फलदायी रहे थे। मेरे पास भाग्यशाली अवसर से मिले इनाम को पचाने के लिए पर्याप्त समय था। ये कहा जा सकता है कि मेरी ताकत में काफी परिवर्तन आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सोफिया और रैना की ताकत में भी कोई बदलाव आएगा, क्योंकि 3 दिनों में वे उस अवसर में मिले इनाम को पचाने और संसाधित करने में सक्षम होंगी। 45 मिनट बाद मैं और एशलिन कल के बचे हुए खाने से भरे पेट के साथ मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकले। माइकल। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकला, मैंने अपना नाम सुना। ये सोफिया और रीना थी जो मेरे अपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रही थीं। हॉन्फना। जब मैं उनके निकट गया और उनकी युद्ध शक्ति को महसूस किया, तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उनके सामने मेरा परिवर्तन काफी हास्यास्पद लग रहा था। ये केवल एक बहन का ही परिवर्तन नहीं है, बल्कि दोनों बहनों में परिवर्तन आया है। या तो उनमें से किसी एक को जो पुरस्कार मिला है वह साझा करने योग्य है, या फिर दोनों को एक ही पुरस्कार मिला है। उन्होंने जो कुछ भी पुरस्कार में प्राप्त किया है, वह उनकी शक्ति को इस स्तर तक बढ़ाने के लिए काफी आश्चर्यजनक होगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की होती तो मेरी बहनों में से कोई भी मुझे अकेले युद्ध में हरा सकती थी। माइकल, हमें इस अवसर से काफी अच्छा इनाम मिला है। यदि तुम जल्दी से नहीं सुधरे तो हम तुम्हें धूल चटा देंगे, सोफिया ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा।
इस पर रैना ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने इसका बुरा नहीं माना बल्कि मुस्कुरा दी और भी अधिक अपनी बढ़ी हुई ताकत के बारे में मुझे चिढ़ाने लगी। उसकी चिढ़ाने पर मैं बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वह जो कह रही है वह पूरी तरह सच है। हमें अपनी टीम को गिल्ड के तीनों सदस्यों में पंजीकृत कराना है, इसलिए हम सबसे पहले सिल्वर बटरफ्लाई जाएंगे, फिर ब्लैक क्लाउड जाएंगे और उसके बाद अपने गिल्ड में वापस जाएंगे। हमारी टीम के 2 नए सदस्य सिल्वर बटरफ्लाई में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोफिया ने कहा जब हम होवरकार में बैठे थे। ग्रिम बैटलफील्ड में सब कुछ बहुत सख्त है। अगर हम नई टीम बनाना चाहते हैं तो हमें उससे अपने गिल्ड में रजिस्टर करना होगा, और अगर सदस्य अलग अलग गिल्ड से हैं तो उन्हें अपने सभी गिल्ड में रजिस्टर करना होगा, तभी हमें बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। जल्द ही हम रजत तितली के पास पहुंच गए और मैंने इसकी प्रतिष्ठित मूर्ति देखी जो सभी प्रकार के नियमों की शक्ति को धीरे धीरे उत्सर्जित कर रही थी। मुझे अभी भी ग्रिम युद्ध के मैदान में अपना पहला दिन याद है जब मैंने इस मूर्ति को देखा था, और यह काफी अजीब लगी थी। सोफिया और रीना, मैंने कहा। 2 आवाजें आ रही थीं और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उनमें से एक को जानता हूं। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे कई बार देखा है और अपने दोस्तों से उसके बारे में सुना है। वह राहेल है, पहली सुपर एलीट जिसे मैंने कभी देखा है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं उसकी क्षमता पर काफी आश्चर्यचकित था। वह उस समय बहुत प्रेरणादायक थी। जो भी राक्षस हमारे सामने आया, उसने अपने धनुष से एक ही तीर से उसे मार डाला। वह अब भी पहले की तरह हॉट लगती थी, या यूं कहें कि पिछले 2 सालों में परिपक्व होने के कारण वह और भी हॉट हो गई थी। उस समय वह बहुत शक्तिशाली लग रही थी, लगभग अप्राप्य। मुझे अभी भी याद है जब मैंने उसे विशालकाय राक्षस से लड़ते हुए वास्तविक शक्ति के साथ देखा था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसके स्तर तक पहुंचूंगी और उसे हरा भी दूंगी। अब मुझे लगा कि मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, और तभी मुझे उसकी युद्ध शक्ति का एहसास हुआ। वह मुझसे थोड़ी कमजोर है। अगर मुझे भाग्यशाली मौका नहीं मिला होता तो वह बिना किसी प्रयास के मुझे आसानी से हरा सकती थी।